सो आज जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट जो है इसमें जो कंट्रीज आते हैं उनको बेसिकली हम स्टडी करेंगे। पहले हम इसका मैप देखेंगे। ये मैप आपको नजर आ रहा है। इसमें बेसिकली डिफरेंट नंबर ऑफ कंट्रीज हैं। ठीक है, मैं इन सारी कंट्रीज का आपको फर्स्टली तो मैप दिखा रहा हूं, बट साथ साथ जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो हम जो है मैप की हेल्प से आपको मैं इलेबोरेट भी करूंगा कि किस तरह ये कनेक्टेड है। सो आप सेंटली देखें कि पैलेस्टीन आपको नजर आ रहा है। उसके साथ अगर मैं जिधर आप कर्सर मूव कर रहा हूं दैट इज द वेस्ट बैंक। जेरूसलम जो है जिधर अब मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, मैं दोबारा एनोटेट भी कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर नजर आए। ये है जेरूसलम, है जो कि कैपिटल है पैलेस्टीन का। उसके अलावा इजिप्ट जिसको हम मिस्र कहते हैं, जो सिनाई पेनिनसुला के अंदर है। पेनिनसुला भी मैं आपको बताऊंगा कि पेनिनसुला हम किसको कहते हैं। ठीक है, ये इजिप्ट है। एंड इसके साथ ही दूसरी साइड पे जॉर्डन मौजूद है। वेस्ट बैंक है, गजा स्ट्रिप जिसका आपने नाम सुना होगा। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी सही कि गजा स्ट्रिप क्या है। उसके अलावा जो लेबनान है वो बिल्कुल पैलेस्टीन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, सो आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए मैप के बारे में कि किधर किधर कौन सा कंट्री जो है वो मौजूद है। अच्छा, उसके बाद हमने मेनली जो कंट्री इसमें देखने हैं, जो मिडल ईस्ट का कोर पार्ट है दैट इज इसराइल, पैलेस्टीन, सीरिया, लेबनान और इजिप्ट। इजिप्ट के साथ मैंने लिखा है कि ये जियोग्राफिकली तो लिंक्ड है मिडल ईस्ट के साथ, लेकिन ये अफ्रीका का पार्ट है। किसका पार्ट है? अफ्रीका का पार्ट है। सो ये चीज आपको मस्ट पता होनी चाहिए। अब उसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंस है मिडल ईस्ट की, एक तो इसमें सिल्क रूट्स और ट्रेड रूट्स है। ठीक है, second is the one is the energy resources and third one is the religiously and culturally rich part। ये कल्चरल वाइज और रिलीजन के एतबार से ये बड़ा एक रिच पार्ट है। जुडिज्म, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, उन सब के लिए मिडल ईस्ट का जो इलाका है, जो मिडल ईस्ट का एरिया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताऊंगा कि डिफरेंट जो रिलीजियंस हैं उनकी जो होली प्लेसेस हैं वो मिडल ईस्ट के अंदर, एम ई यहाँ पे लिखा है, एम ई का मतलब है मिडल ईस्ट। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मस्जिद अक्सा पैलेस्टीन के अंदर मौजूद है, जो मुसलमानों के लिए बड़ी प्रेस्टिजियस है। ठीक है, बड़ी मुकद्दस जगह है। चर्च ऑफ नेटिविटी जी जेरूसलम के करीब मौजूद है। वहां पे क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम वहां पे पैदा हुए थे। ठीक है, और माउंट टेम्पल ये भी जेरूसलम के अंदर मौजूद है, जो ज्यूज के लिए, यहूदियों के लिए पेलेग्रिम प्लेस। ठीक है, सो डिफरेंट रिलीजियंस के लिए ये एक बड़ी प्रेस्टिजियस जो है सिचुएशन। सो बेसिकली अब अगर हम थोड़ा सा पैलेस्टीन के बारे में बात करें तो ज्यूज ये कहते हैं कि ये जगह उनके एंसेस्टर्स की है। क्या कहते हैं कि जगह किसकी है? उनके एंसेस्टर्स की है, उनके आबाओ अजदाद की है। इसराइल के एरिया में एक सिनाई पेनिनसुला है जिसको हम डेजर्ट भी कहते हैं, जहां पे बेसिकली हजरत मूसा इनको लेकर आए थे। मैंने आपको अभी सिनाई पेनिनसुला दिखाया। देन हजरत ईसा आए तो ज्यूज ने एक कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर दी उनके अगेंस्ट। और उस वक्त वहां पे जो रूल कर रहे थे वो कौन थे? रोमन एम्पायर थी। और ज्यूज ने उनको कन्विंस किया, जो दैट टाइम रूलर था वहां पे, पिलत नाम था उसका, कि इनको क्रूसीफाई करते, मार डाले। किनको? क्रिश्चियंस को। लेकिन सेकंड सेंचुरी में ये हुआ कि रोमन एम्पायर ने ज्यूज को ही एक्सपेल कर दिया। हाँ, क्योंकि ये कॉन्स्पायरेसीज करते थे और ऐसी हरकतों में मुलव्वस रहते थे। ठीक है, लेकिन जब रोमन एम्पायर एंड हुई तो उसके बाद क्रिश्चियन रोमन एम्पायर वहां पे स्टार्ट हो गई, रोमन के कोर एरिया के अंदर।
उस क्रिश्चियन एम्पायर को हम बाइजेंटियम एम्पायर भी कहते हैं। लेकिन उसके बाद मुसलमानों ने वो इलाका फतह कर लिया, जेरूसलम का एरिया फतह कर लिया, और उस वक्त जिनसे मुसलमानों ने लिया वो क्रिश्चियन थे। उस वक्त के रूलर्स क्या थे? क्रिश्चियंस। वहां के जो रूलर थे, क्रिश्चियन जो थे, उनकी ये डिजायर थी कि मुसलमानों के लीडर मेरे से आके ये एम्पायर ले, सल्तनत ले। हजरत उमर उस वक्त रूलर थे, लीडर थे मुस्लिम्स। सो वो बेसिकली कैमल पे आए एक स्लेव के साथ, और ये इस एरिया की रूलिंग उनको मिल गई। ठीक है। सो ये थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैंने आपको समझा। सो इन साइमेट्री अगर हम देखें कि साइमेट्रिकल किस किस की चलती रही वहां पे हुकूमत, पहले जो है रोमन्स थे जिन्होंने ज्यूज को एक्सपेल किया था, फिर क्रिश्चियंस आए, उसके बाद अरब्स आए, हजरत उमर का जो मैंने अभी आपको बताया, और फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट टाइम के लिए सीदार्स आए। वहां पे स्लेबी जंगें लड़ी गई और सीदार्स ने वो जगह फतह कर ली। उसके बाद ममलूक्स आए, एंड देन वर सक्सीडेड बाय ऑटोमेंस। ऑटोमेंस कौन से हैं? जो तुर्की के लोग हैं उनको ऑटोमेंस कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली उस वक्त जो है ये मुसलमानों का एक बड़ा इस्टेब्लिश्ड एरिया था, लेकिन अगेन ये ज्यूज के कंट्रोल में चला गया। कैसे गया ये आज हम देखेंगे कि ज्यूज किस तरह जो है वापस आए। उनको तो निकाल दिया गया था, वो किस तरह वापस आए। जब इनको रोमन अंपायर ने निकाला तो ज्यूज बेसिकली स्कैटर हो, और इनकी ज्यादातर कंसंट्रेशन किसमें थी? यूरोप के अंदर थी। ये बेसिकली माइनॉरिटी में रहे, अकलियत में रहे ऑलमोस्ट 2000 साल तक, लेकिन ये अपने आप को डेवलप करते रहे, मनी लैंडर्स बन गए। मनी लैंडर्स का मतलब होता है लोगों को सूद पर रकम देना। ठीक है। सो क्योंकि ये यूरोप में मौजूद थे, इनकी ज्यादा कंसंट्रेशन यूरोप में थी, तो इनका जो इकोनॉमी पे होल्ड है, यूरोप की इकोनॉमी पे होल्ड है, वो बड़ा स्ट्रांग हो गया। और उसके बाद जब यूरोप ने देखा, वहां की जो रूलर्स थे उन्होंने देखा कि इनका हमारे पे होल्ड बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है, तो उन्होंने जूस की प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर। ठीक है। उन्होंने जब ये क्रिश्चियंस के पास से गुजरते थे तो इन पे ऊपर जो है वो स्पैट किया जाता था। स्पैट का मतलब है थूकना। क्रिश्चियन इसको थूकते थे, मेटाफोरिकली नहीं बट प्रैक्टिकली। ठीक है। क्यों थूकते थे? क्योंकि ये मनी लैंडर्स थे, ये सूद पे रकम जो है वो देते थे। ठीक है। सो इस वजह से क्रिश्चियन इनसे नफरत करते थे, क्रिश्चियन लोथ करते थे इनको। क्लियर। उसके बाद 1857 में जब रशिया और पोलैंड ने अपने कीटोस के जरिए इनको बीट करना स्टार्ट किया और जूस को एक्सपेल करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये बाद में आए थे, वहां पे आबाद हुए थे और इन्होंने इकोनॉमी पे होल्ड कर लिया था। क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी पे होल्ड कर लिया था, इसलिए वो चाहते थे कि ये यहां से निकल जाए। ठीक है। सो बेसिकली उसके बाद जूस ने ये सोचा, जब इनको निकाला जाने लगा यूरोपियन कंट्रीज से, तो उन्होंने सोचा कि हमारे एक प्रोमिनेंट स्टेट होनी चाहिए, अलग स्टेट होनी चाहिए। ठीक है। फिर बेसिकली जो जूस जब उनको निकाला जा रहा था, तो कुछ जूस जो है दोबारा पैलेस्टीन में चले गए, जहां वो पहले रहते थे, जहां से उनको रोमन एम्पायर ने निकाला था। सो इनकी एक होली प्लेस है, वेलिंग वॉल उसको कहते हैं। वहां पे ये अपने आप को जाके बीट करते हैं, मारते हैं, और उससे जरिए अपनी डिजायर्स जो है, इनका ये मानना है कि जब हम मातम करेंगे तो हमारी डिजायर्स जो है वो पूरी होंगी। तो जेरूसलम के अंदर ही वो वेलिंग वॉल भी मौजूद है। ठीक है। सो इनका इसी टाइम में जब इनको निकाला जा रहा था यूरोपियन कंट्रीज से, तो इसी टाइम में इनका एक लीडर इमर्ज हुआ जिसका नाम थीडर हेजल था। उसने इनको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया और एक नॉवल लिखा ज़ायनिज्म पे। उसका नाम क्या था? ज़ायनिज्म। सो बेसिकली 1896 में वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस बना दी, वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस। इसकी बेसिकली हर साल
एक मीटिंग हुआ करती थी कि हम किस तरीके से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकते हैं। सो क्योंकि इनके पास पैसे बहुत थे, मैंने आपको पहले ही बताया, ये इनका इकोनॉमी पे, हर कंट्री की इकोनॉमी पे इनका बड़ा अच्छा होल्ड था। सो इन्होंने बेसिकली, इनके पास पैसों का तो इशू नहीं था, इन्होंने फंड रेजिंग फ्रॉम ऑल द यूथ स्टार्ट की, एक जायनिस्ट फंड जो है वो स्टार्ट किया। और ये बेसिकली अपने एंसेस्टर्स की जगह इन्होंने सोचा कि हम चले जाते, और इन्होंने टर्क से, क्योंकि वहां पे ऑटोमन एम्पायर थी, तो वहां पे टर्क से क्या किया, लैंड परचेज करने का सोचा। तो 7th मीटिंग जब हुई वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, तो रशिया के जो ज्यूज हैं उन्होंने बेसिकली इन्होंने बेसिकली जो रशिया है उसने इनको कहा पहले कि आप जो है युगांडा जो है, इसको, इसका जो इलाका है हम आपको दे देते, बट जूस ने इसको डिनाई कर दिया, और उन्होंने कह दिया कि हमने आप किधर जाना है, पैलेस्टीन में जाना, हमारे लैंड ऑफ इंसेस्टर वो हमने उधर जाना। ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ, 1914 में, क्योंकि आपको पता है इस इरा में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुकी थी, सो जूस ने कंप्रोमाइज किया, ब्रिटेन के को इन्होंने हेल्प करना स्टार्ट कर दिया अपनी मनी से, ठीक है, पैसे से। इन्होंने कहा कि वी विल फंड यू, ठीक है, बरतानिया के उन्होंने फंड करना स्टार्ट कर दिया फॉर द सेक ऑफ पैलेस्टीन। इनका बेसिकली मकसद ये था कि बरतानिया इनको, क्योंकि वो वर्ल्ड में अच्छा इन्फ्लुएंशियल है, तो वो हमें पहुंचा सकता है किधर, पैलेस्टीन में। लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट को अरब की हेल्प की भी जरूरत थी। सो बेसिकली उन्होंने अरब से कहा कि अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम टर्क्स की जो ऑटोमन एम्पायर वहां पे पैलेस्टीन के इलाके में है, हम उसको निकाल देंगे। अरब क्यों निकालना चाहते थे ऑटोमन एम्पायर को, बिकॉज पहले अरब जो है वहां पे रूलिंग कर रहे थे, उसके बाद उनसे ये रूलिंग जो है छीन ली गई थी, इसलिए वो टर्क्स को वहां से निकालना चाहते। सो बेसिकली इस तरीके से इन्होंने अरब की भी हिमायत हासिल कर। सो बेसिकली इन्होंने वादा किया बरतानिया ने कि आपको हम जो है टर्क्स के अंडर इन्फ्लुएंस जो जो इलाके हैं, पैलेस्टीन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक, तो हम आपको ये सारी कंट्रीज लेके देंगे, और इसको आप एक नई कंट्री का नाम देना, ग्रेटर सीरिया। लेकिन 1917 में एक बेलफोर डिक्लेरेशन आया। बेलफोर एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट था ब्रिटेन का, उसने कहा सप्रेस्ड वर्ड में कि जो पैलेस्टीन का इलाका है वो ज्यूज को दे दिया जाएगा, सप्रेस्ड वर्ड में, क्लियरली नहीं कहा। लेकिन 1918 में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बरतानिया को विक्ट्री हुई, ठीक है, सो जब विक्ट्री हुई तो बेसिकली जो सारा जो एरिया है वो मैंडेट कर दिया गया बरतानिया और फ्रांस को। ये सारा एरिया जो टर्क्स के पास था, ये ब्रिटेन और फ्रांस के पास आ गया, ठीक है, मैंडेट कर दिया गया। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब सारा कंट्रोल ब्रिटेन का था, तो ज्यूज ने क्या किया कि मिडल ईस्ट की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया यूरोपियन कंट्रीज से, क्योंकि इनको पता था कि हमारे पास, हमने मुआहदा किया हुआ है ब्रिटेन के साथ। लेकिन ये चीज बड़ी रिस्की थी अरब यूथ के लिए, और उन्होंने रिएक्ट भी किया, लेकिन उसका कोई असर ना हो। 1930 में जब हिटलर जर्मनी में रोज अप हुआ, तो उसने जूस के खिलाफ जो है बात करना स्टार्ट की। नाजिस का इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि हमने ज्यूज को यहां से एक्सपेल करना है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी पे होल्ड कर गए, इसकी वजह से हम डेवलप नहीं कर पा रहे। और वो कहते थे कि ज्यूज फॉरनर्स हैं, हमारी कंट्री के नहीं। सो बेसिकली जर्मनी में बेसिकली वो कहते थे कि सिर्फ आर्यंस रह सकते हैं। सो जब स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर 2 अगेन 1939 में, हिटलर ने पोलैंड को कैप्चर किया, ईस्ट यूरोप को कैप्चर किया, जहां पे ज्यूज का ज्यादा नंबर था। हिटलर ने ज्यूज को एक्यूज किया कि ये सारी इकोनॉमी को अपने हाथ में रखते हैं, और इसकी वजह से सारा जर्मनी, सारा मुल्क जो है सफर कर रहा है। आर्यंस मैंने आपको शायद लेक्चर में बताया था पहले में, कि बेसिकली लार्ज हाइटेड लोग थे, ठीक है, वाइट कलर्ड लोग थे, और ये बड़े उस वक्त के सिविलाइज्ड लोग थे, ठीक है। सो
इन्होंने बेसिकली एक्यूज किया कि जो स्टेटस हैं गद्दार हैं और ये बरतानिया को फंड ट्रांसफर करते रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, जिसकी वजह से जर्मनी की डिफीट हुई। ठीक है। सो उससे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जिस ज्यूस को किल करना स्टार्ट कर दिया, गैस चैम्बर बनाया, उसमें गैस चैम्बर के अंदर ऑलमोस्ट 60 लाख, ठीक है, 60 लाख जो ज्यूस हैं उनको गैस चैम्बर के अंदर मेल्ट किया, जिसको हम आज भी हॉलोकास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉलोकास्ट कहते हैं। ठीक है। सो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, अहमद तहंजिया नाम था, वो कहते थे कि जो जूस की परसिक्यूशन है, जूस को जो मारा गया है वो यूरोपियन क्रिस्ट ने मारा है, हमने नहीं मारा। ठीक है। इसलिए हमें जो है वो इसका जिम्मेदार ना ठहराया जाए। ठीक है। सो ये चीज जो है ये कहते थे। सो क्रिस्ट ने बेसिकली हॉलोकास्ट जिनोसाइड की, इनको मारा, इनको मेल्ट किया। ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए। आर्यांस बेसिकली हम उन लोगों को कहते हैं जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा इनकी एंशियंट ईरान में फसली जो पुराना ईरान था, पर्शिया, वहां से ये इमर्ज हुए थे। ठीक है। उसके बाद ये आगे फैलते गए, ये हमारे हिंदुस्तान में भी आए। ठीक है। इन्होंने जो इंडस सिविलाइजेशन थी उसके साथ भी आर्यंस आए थे। ठीक है। सो वहां पे क्योंकि ये एक लार्ज हाइटेड वाइट पीपल थे, तो इन्होंने वहां पे क्योंकि ब्लैक लोग रह रहे थे पहले, तो इन्होंने उनको शूदर करार दिया था, खुद ही अपने आप को सुपीरियर करार देते थे। ठीक है। सो हॉलोकॉस्ट जिनोसाइड क्रिस्ट ने की। उसके बाद दे शुड गिव देम स्पेस इन यूरोप, नॉट टू फोर्स मुस्लिम टू गिव देम स्पेस। तो ईरान के प्रेसिडेंट का ये मौकफ था अहमद दांसिया का कि इनकी हॉलोकास्ट किसने किया? क्रिश्चियंस ने की है, हमने नहीं की। तो इनको चाहिए, क्रिश्चियंस को चाहिए कि अब अगर उनके साथ बुरा किया है तो उनको जगह भी अपने पास नहीं, अपनी यूरोपियन कंट्री को उसको दे दें, मुसलमानों की जगह उनको ना दी जाए। ठीक है। सो हॉलोकॉस्ट के बाद ज्यूस ने माइग्रेट करना स्टार्ट किया पैलेस्टीन में, और इनको बेसिकली बरतानिया की सपोर्ट जो है वो थी। और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुकी थी उस वक्त तक, तो उन्होंने दोबारा बरतानिया को सपोर्ट किया रकम से। ठीक है, पैसा देके। और ब्रिटेन भी बरतानिया भी चाहता था कि अमेरिका भी इनको सपोर्ट करे, ताकि जो है हम इसको पैलेस्टीन में इनको आबाद कर सके। उसके बाद ब्रिटेन ने एक एग्रीमेंट किया अरबियंस के साथ एक वाइट पेपर पे कि वो ज्यूज को फलस्तीन नहीं भेजेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, उसमें इनको हमायत की जरूरत थी। किन की हमायत की जरूरत थी? बेसिकली जो है अरब की हमायत की जरूरत थी वर्ल्ड वॉर 2 में। इसलिए व्हाइट पेपर पे इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये जंग जीत गए, इस एग्रीमेंट के बावजूद वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई, तो ज्यूज ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया अगेन, जो रहते थे वो भी पैलेस्टीन चले गए। इनके दो जो लीडर्स थे, जिनका एक का नाम डेविड बिन गोरियान था और एक का नाम लेवी एशकोल था, वो भी इसराइल के अंदर मौजूद थे, यूरोप और रशिया से आए थे। और ये डेविड बिन गोरियन जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गया और लेवी एशकोल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गया। ठीक है। और इन्होंने कहा कि लैंड ऑफ जो जायन है हमने हासिल करी। सो जब ज्यूज कंप्लीटली वहां पे स्टैब्लिश हुए, तो 15 मई 1948 को ब्रिटेन ने खुद अनाउंस किया कि हम पैलेस्टीन से जा रहे हैं। और उस वक्त जो डेविड बिन गोरियान है, उन्होंने रेडियो पे अनाउंस किया कि लैंड ऑफ जायन इसराइल हैज कम टू बीइंग, कि अब हमारे पास ये जगह, इसका प्रॉपर होल्ड हमारे पास है। ठीक है। सो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो मेरे से पूछ सकते। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं आस्क।
तो आपकी इसकी आपको प्रॉपर समझ आ गई है? कोई आपको एम्बिग्यूटी तो नहीं है? कोई चीज ऐसी जो आपको समझ ना आई हो? इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप फीडबैक भी दे सकते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर भी, उसके बाद भी, कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। ओके, सो अब हम अपना नेक्स्ट जो है, इससे आगे जाते हैं। सो एक रिवर है जॉर्डन रिवर, उसको कहते हैं मिडल ईस्ट के अंदर। यही सॉरी, इट इज द ओनली रिवर विच इरिगेट्स मिडल ईस्ट। आपको एक तो पता होना चाहिए कि सिर्फ एक रिवर है मिडल ईस्ट में, दैट इज द जॉर्डन रिवर। ये गोलान हाइट से ओरिजिनेट होता है और डेड सी में जाके गिरता है। सो एक कंट्री का नाम भी इसी से बेसिकली मंसूब है, जिसको हम जॉर्डन कहते हैं। सो इस कंट्री का जो नेम है वो इसी से ओरिजिनेट हो। सो आपको ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉर्डन रिवर जो है मिडल ईस्ट के अंदर, ये ओनली रिवर है जो मिडल ईस्ट को इरिगेट कर रहा है। सो गोलान हाइट्स किधर हैं? सीरिया के अंदर हैं। और सीरिया के अंदर ही अलोंग विद द सीरिया लेबनान भी मौजूद है। ठीक है। जॉर्डान रिवर के टू बैंक्स हैं, वन इज द ईस्ट बैंक एंड वन इज द वेस्ट बैंक। ईस्ट बैंक पे जॉर्डान मौजूद है, वेस्ट बैंक पे इसराइल मौजूद। अब हम जाएंगे मैप की तरफ। सो बेसिकली जो ईस्ट बैंक और वेस्ट बैंक की बात हो रही थी, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि लेबनान की ये लोकेशन है, ठीक है। सो आपको मैंने अभी बताया कि ईस्ट बैंक पे क्या है और वेस्ट बैंक पे क्या है, ठीक है। सो गजा की स्ट्रिप जो है, ये जो आपको नजर आ रही है, एक स्ट्रिप कहते हैं, एक बेसिकली जो एक पाथ होता है। तो गजा की स्ट्रिप बड़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट ऑफ। अब हम आपने यहां से देख लिया, ये भी जॉर्डन है, और इस साइड पे जॉर्डन है, और इस दूसरी साइड पे क्या है? लेबनान है। वेस्ट बैंक भी इस साइड पे है और ईस्ट बैंक इस साइड पे। सो अब हम जो है अपने टॉपिक पे जाते हैं, उधर से मैं आपको चीजें क्लियर करता हूं। सो ईस्ट वन इज द ईस्ट बैंक। ईस्ट बैंक में मैंने आपको बताया जॉर्डन है, और वेस्ट बैंक पे क्या है? इसराइल मौजूद है। उसके बाद साउथ वेस्ट टू इसराइल देयर इज इजिप्ट, और एक स्विस कैनाल है। इस कैनाल को हम स्विस कैनाल कहते हैं, जो रेड सी और इसराइल को गल्फ ऑफ अकबा के जरिए कनेक्ट करती है, रेड सी और इसराइल। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रेड सी को हम रेड सी क्यों कहते हैं। सो आपको स्विस कैनाल बड़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, कि स्विस कैनाल बेसिकली रेड सी और इसराइल को गल्फ ऑफ अकबा के जरिए कनेक्ट कर रही है। सो 1947 में यूएनओ ने एक रेजोल्यूशन पास की, आप पैलेस्टीन को हम टू स्टेट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम ज्यूइश स्टेट बना रहे हैं, वहां पे ज्यूज रहेंगे, 55% एरिया उसका होगा। एक पैलेस्टीनियन स्टेट होगी जो 45% एरिया होगा। अरब ने इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट ना किया। 1948 14 मई को इसराइल, आपको पता है कि आया। इसको नेम ऑफ अकबा के नाम से भी याद रखा जाता है, ठीक है। सो एक वार स्टार्ट हो गई इसराइल और अरब कंट्रीज के दरमियान। 1967 में एक और वार हुई। पहले ये वार हुई जब इसराइल बना, उसके बाद 1967 में एक और वार इसराइल और अरब कंट्रीज में, और ये 6 दिन के अंदर खत्म हो। और इस वार से पहले एक स्विस कैनाल क्राइसिस आया। मैंने आपको स्विस कैनाल का बताया कि बेसिकली स्विस कैनाल क्या करता है? गल्फ ऑफ अकबा के जरिए कनेक्ट कर रहा है। सो इजिप्ट ने एक कैनाल डिग करना स्टार्ट की थी 1859 में, इसको स्विस कैनाल कहते हैं, और 10 साल तक ये डिग होती रही थी 1869 तक। सो ये यूरोप और एशिया को आपस में कनेक्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन इसको ब्रिटेन और फ्रांस ने बनाया था, और वो इसको कंट्रोल कर रहे थे। जमाल अब्दुल नासिर उस वक्त हेड ऑफ इजिप्ट थे, इजिप्ट के सरबराह थे, मिस्र के सरबराह थे।
इन्होंने हाई अस्वन डैम नील रिवर नील पे बनाना स्टार्ट किया, जो आपको पता है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी है रिवर नील। सो इसकी वजह से जब रिवर नील पे इन्होंने हाई अस्वन डैम बनाना स्टार्ट किया, तो अमेरिका ने कहा कि हम इजिप्ट को अब सपोर्ट नहीं करेंगे, इजिप्ट हाई अस्वन डैम बनाना बंद करें। लेकिन इस सिनेरियो को जब देखते हुए जमाल अब्दुल नासिर ने क्या किया, उसने कहा कि स्विस कैनाल का भी आपका जो होल्ड है फिर मैं खत्म कर देता हूँ। तो उसने नेशनलाइज कर दिया स्विस कैनाल, और जिसकी वजह से फिर क्या हुआ, ब्रिटानिया और फ्रांस ने कहा कि हमने ये इजिप्ट कैनाल बनाया, स्विस कैनाल बनाई है, तो उन्होंने इजिप्ट के साथ एक वार जो है अनाउंस कर दी। जब एक वार अनाउंस हुई, तो जब इजिप्ट ने स्विस कैनाल को नेशनलाइज किया, तो एक डिफरेंट पार्ट ऑफ स्विस कैनाल पे 1958 में बेसिकली ये वार जो है स्टार्ट हो गई। सो इस टाइम पे इसराइल इजिप्ट पे अटैक कर रहा था, जॉर्डन पे भी अटैक कर रहा था, और जो बेसिकली इसका मकसद ये था कि इसराइल के ज्यूज का मकसद ये था, जो पैलेस्टीनियन गोरिल्लास हैं वो क्योंकि चाहते थे कि हम इसराइल पे अटैक करें। पैलेस्टीनियन गोरिल्लास एक फोर्स क्या कहते हैं मुसलमानों की थी वो, तो बेसिकली इसलिए अटैक करना चाहते थे उस पे इसराइल पे, क्योंकि वहां पे ज्यूज आ गए थे, ज्यूज आ गए थे। सो इस अटैक पे जो इजिप्ट के काफी फौजी जो है उनकी डेथ हो गई। लेकिन उस वक्त जो इजिप्ट था वो यूएसएसआर का अलाय था। यूएसएसआर क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये बेसिकली जो आज रशिया है, आज रशिया एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। आज रशिया जो है वो बेसिकली एक अलहदा है मुल्क है। पहले ये यूएसएसआर हुआ करता था, ये एक यूनियन थी डिफरेंट कंट्रीज की। अब इससे सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी सेपरेट हो गई, बाकी कुछ कंट्रीज में सेपरेट हो। तो यूएसएसआर ने ब्रिटेन और फ्रांस को सीक्रेटली वार्न किया कि अगर आप इजिप्ट पे अटैक करना बंद नहीं करेंगे, तो हम आप पे रॉकेट यूज करेंगे और आपके कैपिटल्स को फायर करेंगे। तो इस चीज को देखते हुए बरतानिया ने कहा कि एक नई जंग हम अब नहीं छेड़ना चाहते। सो रशिया यूएसएसआर से उस वक्त वो डर गए, और उन्होंने ये अपनी फोर्सेस जो हैं उनको पीछे कर लिया। जमाल अब्दुल नासिर को एक मोरल विक्ट्री मिल गई, स्विस कैनाल इजिप्ट के अंदर आ गया। फिर उसने गल्फ ऑफ अकबा को ब्लॉक कर दिया। सो बेसिकल गल्फ ऑफ अकबा को उसने क्यों ब्लॉक किया, क्योंकि इसराइल जो है अपने अलाइज के साथ कम्युनिकेट ही उस अकबा की गल्फ से करते थे। मैंने आपको पहले मैप में भी दिखाया, भी अगेन दिखा। सो जब उन्होंने ब्लॉक किया गल्फ ऑफ अकबा को, तो वाशिंगटन और लंदन, वाशिंगटन कैपिटल है अमेरिका का, लंदन कैपिटल है ब्रिटेन का। सो वहां पे एक रेस्टलेसनेस स्टार्ट हो गई। वहां पे कहा जाने लगा कि अगर ये बंद कर देगा, रास्ता बंद कर दिया है, तो हम किस तरह इसराइल के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो अमेरिका और ब्रिटेन उस वक्त की कॉलोनियल पावर थी। ये किसी भी कंट्री पे जाके, जिस तरह हमारे पे हिंदुस्तान में आके इन्होंने एक कॉलोनियल पावर बना ली थी, किसी भी दूसरे कंट्री पे जाके अपने जोर के बलबूते पे एक इरा स्टार्ट कर देते। सो वहां पे इस ब्लॉकेज की वजह से एक कॉम्प्लेक्स स्टेट हुआ और उन्होंने इंटरनेशनल कैंपेन स्टार्ट कर दी। यूएनओ में मैटर किया, और उन्होंने जो है गल्फ ऑफ अकबा को एक इंटरनेशनल टेरिटरी जो है करार दिया कि ये इजिप्ट का पार्ट नहीं है, एक इंटरनेशनल टेरिटरी। सो 1948 में फर्स्ट बार हुई, देन 58 में हुई, देन 67 में हुई। ये तीनों बार्स मैंने आपको बताई, अगेन मैंने साथ लिखी हुई है ताकि आपको याद है। उसके बाद सेकेंड वॉर में इसराइल ने अटैक किया सीरिया और इजिप्ट पे, दोनों पे इकट्ठा। ठीक है, इसके फर्स्ट वॉर 1967 के बाद जो है बेसिकली जॉर्डन जो था वो सीरिया का अलाय था। इसका अटैक इतना वायलेंट था कि इन्होंने गोलान हाइट्स पे कब्जा कर लिया, स्विस कैनाल पे भी कब्जा कर लिया, गजा की स्ट्रिप पे भी कब्जा कर लिया। गजा की स्ट्रिप मैंने आपको दिखाई है, गोलान हाइट्स भी दिखाई। सो 1967 में इतना एक प्रेशर बिल्टअप हो गया कि इस्लामिक कंट्रीज ने ये प्रेशर बिल्टअप किया, और यूएनओ ने एक रेजोल्यूशन पास की कि इसराइल को कहा गया कि आपने जो अब ये लैंड ऑक्युपाई कर लिया है, आप इसको छोड़ दें और वापस रखें। लेकिन इसराइल ने वेस्ट बैंक, गजा और गोलान हाइट्स को ना छोड़ा, स्विस कैनाल को छोड़ दिया। ठीक है, स्विस कैनाल को क्या कर दिया, छोड़ दिया। बाकी वेस्ट बैंक पे भी अपना कब्जा जो है वो उसको कंटिन्यू किया, गजा पे भी और गोलान हाइट्स। सो बेसिकली 1969 में एक जूश एक्सट्रीमिस्ट ने, इंतहा पसंद ने मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश, और उस अटैक के बाद तमाम मुस्लिम कंट्रीज ने एक पोस्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस जो है वो अरेंज की,
रबात में, जो मराकश के अंदर शहर है रबात, वहां पे। और ये बना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। ठीक है। सो 1973 में योम कपूर एक ज्यूज का मनाया जाता है। इजिप्ट और सीरिया ने इस वजह से फिर क्या किया, इसराइल पे अटैक कर दिया। इजिप्ट ने क्या, क्योंकि इन्होंने एक अटेम्प्ट की थी कि ये मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते। सो इजिप्ट ने इनकी फर्स्ट लाइंस ऑफ डिफेंस इसराइल की तबाह कर दी और सनाए पेनिनसुला में भी इनकॉर्पोरेट कर दी। बट सीरिया ने भी पहले इनको डिफीट दी और कुछ जो एरिया गोलान हाइट्स का इसराइल से ले ली। ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ, 1967 में जमाल अब्दुल नासिर को डिफीट हो गई, उसने रिजाइन कर दिया, और उसका जो सक्सेसर था उसके बाद जो आया उसका नाम अनवर सादात। और एक पीस डील हुई वार के बाद इसराइल और इजिप्ट के दरमियान, इसको हम सनाए अकॉर्ड कहते हैं। सनाए पेनिनसुला से आप सनाए अकॉर्ड। ठीक है। और 1978 में भी एक और अकॉर्ड हुआ जिसको हम कैंप डेविड अकॉर्ड कहते हैं। अकॉर्ड होता है एक एग्रीमेंट हुआ, इजिप्ट और इसराइल के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, वार इस वजह से बंद। 1978 में भी एक अकॉर्ड हुआ जिसको हम कैंप डेविड अकॉर्ड कहते हैं। अमेरिका ने इसको मीडिएट किया, और इजिप्ट और इसराइल के दरमियान अगेन एक और अकॉर्ड हो गया, और इजिप्ट ने इस अकॉर्ड के तहत किसको रिकॉग्नाइज कर लिया, इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है। इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के बाद मुसलमान जो ममालिक थे उन्होंने बड़ा इस पर रिएक्शन दिया। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, उन्होंने अपनी एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इख्वानुल मुस्लिमून जिसको कहते हैं। सो इख्वानुल मुस्लिमून का एक बंदा, उसने बेसिकली अनवर सादात 1981 में जो इजिप्ट का हेड था उसको एक परेड के दौरान मार दिया, क्योंकि उसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था। सो यहाँ तक आज हम अपना लेक्चर जो है उसको एंड करते हैं, ताकि हम नेक्स्ट इसी से स्टार्ट करेंगे, इसी को फर्स्टली कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है मिडल ईस्ट का। तो इंशाल्लाह हम कल इसको कवर कर लेंगे कंप्लीटली। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। आप अपना फीडबैक जो है रिगार्डिंग द सेशन वो भी आप दे सकते हैं, और बाकी भी अगर आपको कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली रेड सी है, रेड रिवर नहीं है। रेड सी हमने उसका नाम इसलिए रेड सी रखा हुआ है, वहां पे एक एलजी है। जब वो अपने ब्लूम पे होती है तो उसके बाद वो रेड हो जाती है। पहले वो ब्लूइश ग्रीन उसका कलर होता है, उसके बाद वो रेड हो जाती है जब वो उसकी डेथ होती है। तो बेसिकली वो रेड होने की वजह से, उस एलजी के रेड होने की वजह से वो जो सी है वो उसमें रेडनेस आ जाती है, इसलिए हम उसको रेड सी कहते हैं।